लीजिए अब सुनिए हमारा प्रोग्राम हकीकत ये है। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका। हकीकत यह है कि आज के अंक में समाइना बखूबी वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम में हम भारत पाक ताल्लुकात पर चर्चा करते हैं। आज इसमें शुरू की गुफ्तगू है वरिष्ठ पत्रकार मनु श्रीवत्स, दिनेश मल्होत्रा और संजीव शर्मा। समाइन हाल ही में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का एहतमाम भी हुआ, जिसमें मेंबर ममालिक ने शिरकत की और प्रतिनिधियों ने वादी कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को बड़े करीब से देखा, चाहे वो डल झील हो, हमारे बागात हो या और दूसरे पर्यटन स्थल। हमारी आज की इस बातचीत में इस विषय पर भी बात होगी। बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मनु श्रीवत्स। प्रोग्राम हकीकत ये है कि नए एपिसोड के साथ मैं मनु श्रीवत्स आकाशवाणी जम्मू के स्टूडियोज से आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आज सामीन मेरे साथ स्टूडियोज में सीनियर जर्नलिस्ट सहाफी दिनेश मल्होत्रा जी बैठे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे एक और साथी जो बहुत अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, संजीव शर्मा जी भी मेरे साथ स्टूडियोज में हैं। तो आज हम तीनों इसी मुद्दे को लेके हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनको लेके बात करेंगे। साथ ही साथ पूरे बड़े सगीर में क्या हालात हैं, क्या करवट ले रहे हैं, उनको लेके हम चर्चा करेंगे। दिनेश जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि हाल ही में जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खास करके जिस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, इमरान खान की पार्टी PTI को लेके जो अंदेशे वहां पे पैदा हुए हैं, उसे लेके आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इमरान खान के लिए और संकट भरे दिन नहीं है? बिल्कुल मनु जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि अभी जो पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है बहुत खराब है। डेवलपमेंट आप देखें, कल जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जो वरिष्ठ अधिकारियों को सैक कर दिया गया। ये मुझे लगता है कि पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, अब जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर भी एक तरह का विद्रोह हो गया है। और आपकी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी ऑफिसर हैं जिनको सैक किया गया है और 200 के करीब अरेस्ट किए गए हैं। जी, जो उनमें सीनियर ऑफिसर्स बड़े हैं। तो ये अपने आप में लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी जिसे बड़ा स्ट्रांग समझा जाता था, बड़ा मजबूत समझा जाता, इदारा समझा जाता था, आज कहीं ना कहीं वो भी कमजोर हुआ है। मुझे लगता है 1947 के बाद पहली बार शायद ऐसा हुआ कि आर्मी के अंदर भी एक तरह से डिवीजन पैदा हो गई है कि आर्मी जो इस समय एस्टेब्लिशमेंट है उसको सपोर्ट करे, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री इमरान खान थे उसको सपोर्ट करे। मैं तो कल की डेवलपमेंट को बहुत सीरियसली लेता हूँ कि कल जो डेवलपमेंट हुई है वो में उसका बड़े रेमिफिकेशन आने वाले टाइम में पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान अब पूरे डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा इसकी प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में एक दिन में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बहुत खतरनाक डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आर्मी में विद्रोह होना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका पॉलिटिकल सिस्टम पे और पाकिस्तान के इंटरनल सिस्टम पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप दिनेश जी। जिस ढंग से PTI के कारकुन बड़े ऑफिसर्स के घरों में घुस गए थे और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कई और एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला कर दिया था, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी की वो ताकत वो नहीं रही जो कुछ साल पहले तक मानी जाती थी कि पाकिस्तान आर्मी, ISI जैसे जो इदारे हैं बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान के जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि जिस ढंग से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI वो पिछले कुछ सालों में वीक हुई है, वो साफ बताता है कि जैसे पाकिस्तान में और इदारे आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते चले गए हैं, वो उसी रास्ते पे आर्मी और ISI भी जा रही हैं। ये बड़े हैरानगी की बात है कि जिस आर्मी को बहुत स्ट्रांग समझा जाता था पाकिस्तान के अंदर और ISI का एक दहशत थी पूरे इस इलाके में, वो आज एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन के हमलों का शिकार हो रही है। संजीव जी, आप की भी नजर रहती है इन सारे हालात पे पाकिस्तान के, तो आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? दिनेश जी ने बिल्कुल सही कहा। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, मैं कहूँ कल्चरली पाकिस्तान तो वीक हुआ था पिछले समय से लेके अगर हम देखें पाकिस्तान को तो,
जो आर्मी का था, आर्मी एज ए यूनिट जो है काम करता था, कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल करता था सारी चीजों को। और इस बार ये जो डेवलपमेंट हुई है, इससे जो है एक्सपोज हो गया है आर्मी का अपना सेटअप भी सारा। तो इससे जो है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत बची हुई इमेज थी वो भी सारी खत्म हो गई है। और जिस तरीके से पाकिस्तान का इंटरनली प्रॉब्लम है अलग अलग उसके प्रोविंसेस में, लोगों में, गिलगित बल्तिस्तान ले लीजिए, पीओके हमारा है, पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ है किस तरीके से, आर्मी ने कहीं ना कहीं आर्मी के कारण ये चीजें जो है बची हुई थी। तो ये आर्मी में इस तरह की डेवलपमेंट होने से अब ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि आर्मी जो है पाकिस्तान का, उसके अंदर जो है मुश्किलें हो गई हैं और प्रॉब्लम है वहां पे। जैसे पॉलिटिकल सेटअप में प्रॉब्लम है, वैसे आर्मी में हो गई है। पॉलिटिकल सेटअप में प्रॉब्लम चलती है, 2-3-4 पार्टीज होती हैं, उसमें कोई एक इलेक्शन जीतता है, दूसरा हारता है, लेकिन आर्मी में ऐसा नहीं होता। आर्मी एज वन यूनिट रहना चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है बड़ा सीरियस है। और पाकिस्तान को तो बार बार यही कहा गया है कि पाकिस्तान अपने हालात ठीक करे, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हालात करे। भारत ने हमेशा ये कहा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ये चीज ना मानते हुए भारत के विरुद्ध हमेशा काम किया है। और यही उसके अब ये नतीजे हैं, पाकिस्तान के आगे आना शुरू हो गए हैं। और मुझे लग रहा है, मतलब ये क्लियर होने वाली चीज है कि पाकिस्तान जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और जो डिफरेंट प्रोविंसेस है वहां पे जो उनके सेटअप हैं, जब बाकी उस तरीके से पॉलिटिकल हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो थोड़ा सा और वो ये आर्मी वाला जो एपिसोड देखने के बाद जो है उन लोगों में थोड़ा सा और हौसले आएंगे, जो उस तरीके से पाकिस्तान जो है डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेगा। आज पाकिस्तान सिर्फ पोलिटिकली वीक नहीं हो रहा है। जो सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है कि इकोनॉमिकली बहुत पीछे पाकिस्तान चला गया है। खजाना उसका पूरी तरह से खाली है। जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी तरफ से कोई ज्यादा मदद नहीं मिल रही। IMF ने लगभग हाथ खड़े कर दिए हैं पाकिस्तान को लेके। 1-2 दिन पहले की खबर है कि पाकिस्तान ने इसी क्राइसिस से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि UAE को, यूनाइटेड अरब अमीरात को, अपना कराची पोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैंड ओवर कर दिया है। उसकी मेंटेनेंस, उसका जो संचालन है वो अब UAE देखेगी। उसके बदले में UAE पैसा पाकिस्तान को उधार के रूप में दिया जाएगा। तो ये अगर पोर्ट तक पाकिस्तान अपने गिरवी रख रहा है, जैसे आपने देखा पहले ग्वादर पोर्ट था, वहाँ चाइना का कंट्रोल है, और अब UAE कराची जो एक बहुत पुराना पोर्ट है जो 1947 से पहले का है, अगर आज उसका जो कंट्रोल है अगर वो भी एक दूसरे मुल्क को सौंपा जा रहा है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो घटने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। बदतर होता जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात को मनु जी मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे पाकिस्तान ने पहले एक प्रोविंस जो है वो चाइना को दे दिया, गिलगित बाल्टिस्तान जो फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, उस प्रोविंस को एक तरह से चाइना को उन्होंने आउटलेट मतलब पाकिस्तान को दे दिया चाइना को कि आप इसको जितना मर्जी ब्रूटली एक्सप्लॉइट करो नेचुरल रिसोर्सेज को। अब जैसे आपने बात कही कि एक नई बात है कि पाकिस्तान ने अपनी पोर्ट, जो कराची पोर्ट, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ का, वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान के ट्रेड का जो सबसे बड़ा एक लिंक था, पाकिस्तान यहाँ से ट्रेड करता था रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, वो भी अगर उसने UAE को दे दिया है तो ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या होगा, ये बड़ी, मैं वही संजीव जी की बात कर रहा हूँ कि कहीं पाकिस्तान मतलब डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। आप मनु जी आपने नोट किया होगा कि जो 9 मई को जो एपिसोड हुआ उसमें पाकिस्तान में एक एथनिक डिवीजन हो गया। लोग पे बलोचिस्तान के लोग कह रहे हैं अगर बलोच में ऐसा होता, वहाँ महिलाओं के साथ इस तरह नहीं होता। पंजाबी वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान हो गया। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो बार बार पाकिस्तान में करके आए। बिल्कुल ये जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस शुरू से रहा है, खैर हम अगर आप पिछला हिस्ट्री भी देखें तो GS इन मूवमेंट को अगर हम देखें, बलूचिस्तान में जो क्राइसिस चलता रहा है, इवन पेशावर में बड़ा रिजेंटमेंट रही है पंजाबी डोमिनेशन के खिलाफ, तो ये कम तो कभी नहीं हुई। लेकिन कुछ 1-2 सालों में हम देख रहे हैं कि पंजाबी डोमिनेशन के खिलाफ लगभग पूरा पाकिस्तान जो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान है वो आवाज बुलंद कर रहा है, और बलूचिस्तान इसमें बड़ा मुखर है, सिंध बहुत आगे है। तो ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत फिक्र की बात है कि वो एज ए जो एक मुल्क एज ए नेशन उसने जो इमेज बननी चाहिए तो वो बन नहीं पाई है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन रहे हैं उसमें साफ लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए इस क्राइसिस से उभर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरह की रोशनी की किरण नजर नहीं आती। जी इसी सिलसिले में मैं देखता हूँ जब 15 अगस्त 1947 को दोनों मुल्क आजाद हुए, लेकिन आज अगर हम नजर दौड़ाएं तो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी पावर है, और लगभग हर फील्ड में हिंदुस्तान ने तरक्की की है, चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें। इसके मुकाबले जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान धीरे धीरे बल्कि 1947 के अगर से लेके आज तक नजर दौड़ाएं तो उसके पीछे की तरफ ही गया है, फेल स्टेट की तरह साबित हो रहा है। बहुत बड़ी अपने आप में बात है। संजीव जी आप इन चीजों को कैसे देखते हैं कि अगर हम दोनों मुल्कों का कंपैरिजन करें तो आज हिंदुस्तान जिस जगह पे खड़ा है
वहाँ पाकिस्तान को आप किस नजर से देखते हैं? अगर हम पॉलिटिकल या इकोनॉमिक उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सोशली भी देखें तो पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की थर्ड मेजर इकोनॉमी जो है इमर्ज हो रही है। पॉलिटिकली इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट है जिसके 2 टेन्यूर में, अगला भी लगता है कि पॉलिटिकल भी स्टेबल है। कल्चरली उसी गवर्नमेंट ने जो है कल्चरली जो है स्ट्रॉन्ग किया है इंडिया को। सोशली तो इंडिया मतलब था ही, वो जो अपने लॉज हैं, कानून है, उस तरीके से सारा से पाकिस्तान का कंपेरिजन था नहीं। लेकिन जो एक मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पीछे जाऊंगा, एक देश जो है एक पर्टिकुलर सोच लेके जब बनता है बड़ा मुश्किल होता है आपको फिर उस तरीके से सारी चीजों को लेके चलना और अपने आप को डेवलपमेंट करना। और उसके बाद फिर आप एक पर्टिकुलर सोच लेके आप वो देश जो है वो बना। उसके बाद आप पड़ोसी का एक जो उनका हिस्सा है उसको आप कहते हमेशा चलते कि हमारा हिस्सा है, आप उसके ऊपर अटैक करते हो, उनके लोगों को बखलाते हो, वहां पे आप मिलिटेंसी लेके जाते हो, प्रॉब्लम क्रिएट करते हो और अपने देश के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये चीजें तो फिर होती हैं। आप कहीं भी देखिए, घर की बात ले लीजिए, अगर आप अपने घर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, पड़ोसी को ज्यादा आप उसकी तरफ तवज्जो देंगे या उसके लिए मुश्किल जो है हालात क्रिएट करेंगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम वो होने वाली होती है। जो आप सिखाएंगे वही चीज होती है। तो अब पाकिस्तान वो चीजें सारी कर चुका, अब वो करके उसके अपने रिसोर्सेज खत्म है, इकोनॉमिकली वीक है। अब किस तरह से ये अपने लोगों को संभालेगा, अपने देश को संभालेगा, जब उसके इतने नेचुरल रिसोर्सेज थे पाकिस्तान के पास। जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, उनकी पसंदीदा उनको चीजें मिली, उनके पसंदीदा उस तरीके से उनको यूटिलिटीज थी वो मिली, लेकिन वो उन रिसोर्सेज को नहीं टैप कर पाया और उसको एक अच्छे माहौल की तरफ नहीं ले पाया। अपने लोगों की मानसिकता उसने बदली और जो बाकी जो उनके पास रिसोर्सेज थे उसको टैप नहीं कर पाया। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान का सारा जो अपनी गलतियां थी वो अब उसके सामने आ रही है। अगर हम दोनों मुल्कों का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे बड़ी ताकत जो हिंदुस्तान की दिखाई देती है वो है जो हमारी डेमोक्रेसी और जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जितने मजबूत हैं, जो भी पूरे दुनिया में अच्छे मुल्क माने जाते हैं, मजबूत मुल्क माने जाते हैं, यहाँ डेमोक्रेसी है, उनमें हिंदुस्तान अव्वल है। उस मुकाबले पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया। ये बड़े दुख की बात है कि वहाँ डेमोक्रेसी कभी भी पनपी नहीं। लगातार वहाँ आर्मी का इंटरफेरेंस रहा, लगातार वहाँ ISI जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी का इंटरफेरेंस रहा, जिस वजह से आज आहिस्ता आहिस्ता सारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान के वो कमजोर पड़ते चले गए हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क के रूप में कभी भी शेप नहीं ले पाया। अगर वहाँ भी उसी ढंग से डेमोक्रेसी फलती फूलती जैसे हिंदुस्तान में है तो शायद पाकिस्तान की तस्वीर थोड़ी अलग होती। दिनेश जी, अभी हम देखते हैं जब ये बात चल रही है दोनों मुल्कों की, तो जैसे हमने पिछले दिनों देखा कश्मीर में जिस ढंग से G20 का आयोजन हुआ, सफल आयोजन हुआ और बड़े सारे मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उस कश्मीर में यहाँ कभी पाकिस्तान के इशारे पे दहशतगर्दी थी, आज उस कश्मीर में शांति है और कश्मीर पूरी तरह से विकास की ओर अग्रसर है। लगातार ऐसा माहौल बना है कि आज पूरी दुनिया से टूरिस्ट वहां आ रहे हैं और मतलब एक ऐसा संदेश कश्मीर दे रहा है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जी, मैं संजीव जी की बात को, मनोज जी आपका सवाल और संजीव जी की बात दोनों को आगे बढ़ाता हूँ। संजीव जी ने कहा ना कि अगर पड़ोसी के साथ आप शरारतें करते रहेंगे तो अपनी स्थिति जो है नहीं संभाल पाओगे। जब ये G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जब शेड्यूल एक मीटिंग तय की गई तो पाकिस्तान ने जिस तरह से डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई पूरी दुनिया में, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, इस डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बावजूद मतलब G20 के सभी देशों की पार्टिसिपेशन उस मीटिंग में श्रीनगर में जो हुई उसमें पार्टिसिपेशन करना, सबसे बड़ा पाकिस्तान को उस समय उनके पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ लगा कि जब सब ने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान की कैंपेन का कोई असर नहीं हुआ। न केवल सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में आए बल्कि उन्होंने कश्मीर के डिफरेंट एरियाज का दौरा भी किया और बाद में ये संदेश भी दिया कि कश्मीर दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सों में एक है। तो ये जो मीटिंग हुई एक पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान की जो विशेष कैंपेन है वो एक तरह से फ्रस्ट्रेट हुई, वो फॉइल की गई भारतीय मतलब पूरे विश्व ने उसको देखा कि किस तरह से कश्मीर खासतौर पर पिछले कुछ वर्षों से किस तरह से कश्मीर हर क्षेत्र में डेवलप कर रहा है। टूरिज्म खासतौर पर जैसे आपने कहा कि 1 करोड़ के लगभग टूरिस्ट कश्मीर में आया है, पिछले साल 2022 में आया और अब भी इस समय भी कश्मीर पूरा फुल ऑफ टूरिज्म है, वहां स्पेस नहीं है। तो ये पाकिस्तान की जो 1947 से लेकर अभी तक चल रही थी कश्मीर को लेकर जो पॉलिसी उसको भी धक्का लगा है क्योंकि अब वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे आपने पहले कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब पाकिस्तान को रियलाइज करना पड़ेगा कि अब कश्मीर का राज अलाप के वो पाकिस्तान अपनी स्थिति। सबसे बड़ी बात मैं दिनेश जी आपकी बात से जोड़ता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के लोग जिनको बरगलाने की बड़ी कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से 10-12 साल, इस ढंग से पाकिस्तान ने उनको बरगलाया लोगों को, लेकिन ये हमें शाबाशी देनी पड़ेगी कश्मीरी अवाम को कि वो पाकिस्तान की चालों को समझ गए
हैं, और आज अमन की जो बयार कश्मीर में बह रही है उसमें वहाँ के लोगों, लोकल लोगों का, स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने पाकिस्तान की उन चालों को, पाकिस्तान के उन नापाक इरादों को बहुत अच्छे से समझा है, और आज उस मिलिटेंसी को, उस दहशतगर्दी को पूरी तरह से नकार दिया है, और शाना बशाना देश की मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कश्मीर में लगभग हर फील्ड में, अगर हम देखें स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कश्मीर के लोग आगे आ रहे हैं, और हर साल हम देख रहे हैं कि नए बच्चे किस ढंग से IAS, IPS और इस फील्ड में तक में भी शामिल हो रहे हैं। ये अपने आप एक नया कश्मीर बन रहा है जो चाहता है कि वहाँ अमन हो, डेवलपमेंट हो, और लोग उस तरह से जिंदगी जिए जैसे दुनिया के किसी भी अमन वाले इलाके में लोग रहते हैं। संजीव जी, जिस ढंग से पाकिस्तान की चालों को कश्मीरी अवाम ने दरकिनार किया है, नकारा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए अनुज जी, डर का माहौल कहीं भी नहीं होना चाहिए। इंसान के दिमाग में, मन में कभी डर नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान ने हमेशा यही कोशिश की है कश्मीर के लोगों के अंदर एक डर सा पैदा किया जाए। चाहे आप वो मिलिटेंसी कहिए, चाहे वहां पे ब्लास्ट करवाना कहिए, घर से निकलने से पहले 2 बार लोग सोचते थे क्या होगा अगर वापस किस तरह से आएंगे। तो ये जो डर की मानसिकता थी, ये पाकिस्तान ने उन लोगों के अंदर फैलाई। और ये जो G20 समिट हुआ है, कहीं ना कहीं भारत की ये मंशा थी कि जो डर है लोगों के दिमाग में, और इंटरनेशनल लेवल पे जो डर का एक मैसेज है वो गया हुआ है कि वहां पे प्रॉब्लम है, तस्वीर बना दी गई थी, वो कहीं ना कहीं दूर हो, और वो उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए हैं। सक्सेसफुल ये कोई डेलिब्रेट नहीं था कि लोगों को दिखाना, लोगों ने वहां जाके देखा, जो सच्चाई थी वो सामने आई। और कश्मीर का अवाम इस वक्त इतना खुश है, और वो इतना जो यूथ है उसमें इस टाइम इतना एनर्जेटिक हो गया है कि वो टूरिज्म जो मेन इंडस्ट्री है कश्मीर की, जो उससे लोग वाबस्ता हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनमें काफी वो बूस्ट हुए हैं। और कहीं ना कहीं यूथ ये सोचना शुरू कर गया है कि वो अपना कहीं ना कहीं कोई व्यवसाय जो है टूरिज्म से जो जुड़ा हुआ है उससे शुरू करे। होम स्टे है, बाकी चीजें हैं, बाकी इंडस्ट्री है, खान पान का है, या बाकी जो है फ्रूट इंडस्ट्री है, उस चीज को फिर से एक बार वो उसमें। हाँ, आज कश्मीर के लोग, कश्मीर के युवा स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल रहे हैं। ये बहुत नई चीज है, नया बदलाव है कि जिन हाथों में बंदूक हुआ करती थी आज उनके हाथ में बल्ला है। तो ये सारा क्रेडिट जाता है कि क्योंकि हम हिंदुस्तान के इदारे बड़े मजबूत हैं, और हिंदुस्तान के लगभग सभी लोगों का ये कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने कश्मीर को, जो पाकिस्तान के इशारे पे एक वक्त आया था कि कुछ लोगों ने कश्मीरी अवाम को बलगलाने की कोशिश की, उस वहां से वापस लौटे हैं, और बड़े पूरी ताकत के साथ कश्मीरी अवाम अब उन चालों को बेनकाब कर। आपको रिसेंट एपिसोड है वो बताता हूँ। जैसे कश्मीर को ये दिखाया गया था कि भारत, इंडिया के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेटअप है, वो हमेशा सोचता था कि जो जैसे कंडीशनिंग वगैरह होती है जो प्लेयर्स की, जो वो एक मतलब 2 जगह, एक तो जो ठंडे इलाके हैं वहां पे ज्यादा अच्छी कंडीशनिंग होती है, तो लद्दाख वगैरह में थोड़ा मुश्किल था, वहां आना जाना की भी दिक्कत है उस तरह से। कश्मीर में लगातार पिछले 2 सालों से एक हुशू करके गेम है, उसके जो इंडिया कैंप है जो एशियन गेम्स के लिए, उसके लिए वो इंडिया 2-2 महीने के कैंप जो कश्मीर में लग रहे हैं। सो वहां से लोग आके उस तरीके से वो करना, वो अब उसी तरह से है। और इससे क्या होता है कि जो लोकल टैलेंट है वहां का, जब वो उन स्टार्स प्लेयर्स को देखता है वहां पे, तो नेचुरली वो उसके अंदर भी एक अर्ज आती है, मैं भी मेहनत करूं, मैं भी इनके जैसे स्टार बनूं। तो वो उस तरह की चेंज आना शुरू हो गई। अब कश्मीर में कहीं भी देखते हैं कोई छोटा मोटा जो इवेंट जब करवाया जाता है ना, वहां पे हजारों की तादाद में बच्चे आते हैं। और कश्मीर का एक और फायदा भी है कि कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, वो बड़ा जल्दी से इंटीग्रेट हो जाते हैं। वो डिस्टेंस जो है ना, वो प्लेन है, रीच उनकी जो है अच्छी, 1-2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से अब कश्मीर में जो वो वाले हालात, जैसे स्पोर्ट्स को ले लीजिए, कल्चरली ले लीजिए, कल्चरली कश्मीर बड़ा रिच था, तो अब उसको भी सपोर्ट हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट हो रही है। जब लोगों का अपना भी सोच हो और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हो, तो चीजें जो है बड़ी जल्दी जो है वो प्रोग्रेस करती हैं और इमर्ज होती हैं। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बताना चाहूंगा सामीन कि कश्मीर में जिस ढंग से फुटबॉल बड़ा पॉपुलर गेम रहा है, और अभी भी कुछ बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स कश्मीर में होते हैं, लीग बकायदा चलती है, ये सारी चीजें बताती हैं कि कश्मीर के लोग अब समझ चुके हैं कि जो दहशतगर्दी है उससे किसी का भला नहीं होने वाला, उससे नुकसान ही नुकसान हुआ है। और कश्मीरी अवाम ने एक लंबे समय तक पाकिस्तान की वजह से जो नुकसान झेला है, आज वो समझ चुका है कश्मीरी अवाम। दिनेश जी, आप इन सारी डेवलपमेंट्स को जो हाल के वर्षों में, हाल के सालों में हुई हैं, जिस ढंग से कश्मीरी नौजवान ने बंदूक छोड़ के आज मेन स्ट्रीम में शामिल होना शुरू किया है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान की कोई और नापाक साजिश हो सकती है? जैसे मनु जी, पहले भी हमने शुरुआत में भी ये बात कही कि पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात हैं इस समय, और जैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, अब पाकिस्तान को
कश्मीर का राग अलापना बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उनको मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने इंटरनल हालात मजबूत करने चाहिए। आप तो वाच करते रहते हैं पाकिस्तान की सारी एक्टिविटीज। आप देखिए पाकिस्तान में अब एक कैंपेन चल रही है, एक डिबेट चल रही है पाकिस्तान में कि क्या हमें इस तरह कश्मीर को लेकर जो हमारी पॉलिसी है क्या हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए या इस पॉलिसी को छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग पाकिस्तान में एक पाकिस्तान सरकार पे जो उस समय सरकार है उस पर यह दबाव डाल रहा है कि हमें भारत के प्रति जो कश्मीर को लेकर हमने जो एक कन्फ्रंटिस्ट अप्रोच अपनाई है उसको छोड़ के हमें कश्मीर को ठंडे बस्ते में रख के भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते मजबूत करने चाहिए। और अब ये ग्रुप जो ये कैंपेन चला रहा है, ये कैंपेन कितनी इफेक्टिव रहती है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पाकिस्तान की जो इस समय सरकार है वो रियलाइज करती है, सच को रियलाइज करती है, जहां वही पुराने वो खाबों में रहेगी। ट्रेड को लेकर दिनेश जी बहुत बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड ओपन हो, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं तो दोनों मुल्कों को फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान जो यहाँ पे आम जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी इतनी महंगी है, जैसे हम चीनी की बात आम चीज है उसे लेके भी पाकिस्तान जनता इतनी त्रस्त है कोई साथ में। तो अगर हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे होते या अच्छे करती है पाकिस्तान सरकार तो ट्रेड खुलता है, बॉर्डर खुलते हैं, बॉर्डर में आना जाना शुरू होता है, तो इसमें पाकिस्तानी अवाम का ही भला होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान के जो शासक हैं, रूलर्स हैं, उनकी इतनी सोच है कि वो पाकिस्तान में जो गरीबी है, पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं उनसे निपटने की कोई दूर अंदेशी से काम ले रही है। जी जैसे मनोज जी अभी हम रिसेंटली बात करें जो हमारे जो रक्षा मंत्री आए उन्होंने भी इस तरफ साफ इशारा किया कि पाकिस्तान के हालात की तरफ उन्हें इशारा करते हुए कहा था कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहां के लोग जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, अब पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड अगर पाकिस्तान में ये हालात है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह के हालात, उसके साथ तो शुरू से सौतेला व्यवहार है और वहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को ये रियलाइज करना चाहिए कि हम ये जो कश्मीर की जो हमारी अप्रोच है इसको छोड़ के भारत के साथ अगर अच्छे संबंध बनाएं तो दोनों देशों के हित में है। ये खासतौर से इसमें पाकिस्तान को जरूरत है भारत की मदद की, और भारत बार बार ये प्रयास करता रहा है कि हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, लेकिन पाकिस्तान शरारतें करता है। अब अगर इस समय पाकिस्तान की सरकार ये रियलाइज करती है कि वो कश्मीर के प्रति जो पॉलिसी है कश्मीर पॉलिसी उसको छोड़ के अगर एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार करे भारत के साथ तो भारत पाकिस्तान की इस हालात में बहुत मदद कर सकता है। अब ये पाकिस्तान के हुक्मरान जो रूलर है वहां पे उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पॉलिसी अपनाते हैं। बिल्कुल दिनेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए इस दुश्मनी की वजह से, इन साजिशों की वजह से। अगर पाकिस्तान एक अच्छे तरीके से एक अच्छे हमसाया की तरह रहता तो आज पाकिस्तान भी एक मजबूत मुल्क होता, और वहाँ में जो गरीबी और जो बाकी हालात बने हुए हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस शायद वैसा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान ने 1947 से लेकर अब अभी तक साजिशों का ही दामन थामे रखा है और हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार उसने साजिशें की हैं और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा यहाँ पे हिंदुस्तान को नुकसान न पहुंचाया जा सके। संजीव जी आप क्या समझते हैं कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो टाइम है पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? क्योंकि जिस तरह से हमने सब हालात पे नजर दौड़ाई है, जो उनके पॉलिटिकल हालात, उनके इकोनॉमिक हालात लगातार कमजोर होते चले जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्या करवट लेगा? देखिए, एक तो मैं जम्मू कश्मीर पे थोड़ा सा आऊंगा क्योंकि यही रीजन है कि वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर का अवाम खुद कहेगा कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ के लोगों के हालात ठीक नहीं हैं और उनको वो भी हकदार हैं, अच्छी डेवलपमेंट के हकदार हैं, अच्छे रिसोर्सेज के और हकदार हैं, अच्छी तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। तो यहाँ से आवाज आएगी। तो दूसरा, पाकिस्तान को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि कम से कम 10 साल के लिए कश्मीर का इशू बिल्कुल भूलकर भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर अपने जो देश के अंदर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाए। और अगर ये चीज नहीं होती है तो फिर तो बड़े ही मुश्किल और गंभीर जो है ये रूप लेने वाला है पाकिस्तान का। मुश्किल तो जो पड़ोसी है, खैर मुश्किल तो उसको होती है, लेकिन भारत इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उन मुश्किलों का सामना अच्छे से कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए चीजें मुश्किल है और पाकिस्तान को कंसंट्रेट फोकस जो है पूरे का पूरा जो है अपने देश के ऊपर करना चाहिए। डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को एक यूनिटी बना के उस तरीके से करना चाहिए जो आर्मी में हुआ। तो खैर हम तो कभी नहीं कहेंगे, फिर भी हम एज पड़ोसी ये चाहेंगे कि वहाँ के हालात ठीक ही रहें और आवाम जो है उससे जो है आवाम को मुश्किलें पैदा ना हो आवाम की। चलते दिनेश जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात बने हुए हैं उसमें हर दिन कोई नई डेवलपमेंट हो रही है,
अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और पूर्व सदर जरदारी और नवाज शरीफ दुबई में उनकी मीटिंग चल रही है इन दिनों, कल भी मुलाकात हुई और आज भी मुलाकात होने की उम्मीद है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये दोनों बुजुर्ग लीडर कोई रास्ता निकाल पाएंगे जो हालात वहां बने हुए हैं? मनु जी, मैं थोड़ा ब्लंटली बात करूंगा कि पाकिस्तान में कि जो इस समय जो सरकार है वो विभिन्न ग्रुपों की बनी हुई है, कोई आइडियोलॉजिकल उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। वैसे पाकिस्तान की जो राजनीतिक पार्टी है उनकी आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज तो है नहीं, वो एक करप्शन है, मुझे लगता है मेन आइडियोलॉजी है जो मिलजुल के वो करते हैं, सारे मिलजुल के करते हैं। लेकिन ये सरकार भी बड़ी जल्दी, मुझे एप्रीहेंशन है, बड़ी जल्दी ये सरकार गिर जाएगी। डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। जरदारी और नवाज शरीफ की मीटिंग का कारण ये है कि जो इंटरनल क्राइसिस हो गया है, तो ये अगर सरकार ये गिर जाती है तो कल ये आपने देखा कि आर्मी के सीनियर ऑफिसर को सैक किया गया। मुझे लगता है कि आर्मी टेक ओवर करने वाली है पाकिस्तान। हालात उसी डायरेक्शन, उसी दिशा में जा रहे हैं कि एक बार फिर लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी को इंटरवीन करना पड़ेगा, उनको इस सारे जो सिचुएशन है उसको संभालने के लिए। अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालना है, पोलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकालना, तो आर्मी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस तरफ बढ़ रहा है कि फिर वहाँ मार्शल लॉ लगा, डिक्टेटरशिप की तरफ पाकिस्तान फिर बढ़ रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हालात ऐसे ही बनते चले जा रहे हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान के अंदर उस ढंग से डेमोक्रेसी कभी भी फल फूल नहीं पाई और कभी ना कभी आर्मी का सहारा लेना ही पड़ा है। और चाहे जो सरकार कभी बनी भी वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, तो वो भी एक कठपुतली सरकार ही साबित हुई है। तो आपको जो पीटीआई के चीफ हैं इमरान खान, उनको लेके पाकिस्तान आर्मी क्या कोई सख्त कदम उठाने वाली है? मेरी अपनी अप्रीहेंशन है कि शायद इमरान खान को इलेक्शन से डिबार ना कर दिया जाए, कि शायद वो आने भविष्य में उनको एक बैन लगा दी जाए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से प्रेशर बन रहा है कि उनकी पार्टी के सभी जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं सबको मजबूर किया गया कि वो पार्टी छोड़ दें या पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएं। और इमरान खान को लेकर क्या करते हैं, सरकार को डर भी है, जिस तरह से मास फॉलोइंग है इमरान खान की, तो ये सरकार को डर है कि कहीं रिवोल्ट ना हो जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आर्मी टेक ओवर करती है तो इमरान खान को डिबार कर दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल, हालात उसी दिशा की ओर जा रहे हैं दिनेश जी। तो सामीन, हम तीनों ने, दिनेश जी और संजीव जी और मैंने, मनुष्य वत्स ने पाकिस्तान के हालात को लेके और इस पूरे बरे सगीर के हालात को लेके आपस में बातचीत की। हम उम्मीद तो हमेशा यही करते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी हमसाया बने, एक मुल्क बने। लेकिन बदकिस्मती कही जा सकती है कि पाकिस्तान ने कभी भी ना अच्छे हमसाया बनने की कोशिश की और ना ही अपने अंदरूनी हालात पे काबू पाने की कोशिश की। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के रूलर्स को अकल आए और वो उसी ढंग से, उसी दिशा आगे बढ़े जैसे हिंदुस्तान मजबूत हुआ है और वहां भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फले फूले। इस उम्मीद के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया। सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम हकीकत ये है, जिसमें भारत पाक ताल्लुकात और G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर भी चर्चा हुई। शिरकत कर रहे थे नावर सहाफी, मनुष्य वत्स, दिनेश मल्होत्रा और संजीव शर्मा। इसके साथ ही हमारा आज का ये अंक अब संपन्न होता है। अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र।